हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स। दोस्तों, इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया से है। फ्री थिंकिंग आपके सामने है। ये 9 फरवरी का है और ये इंडियन आउटलुक में जो एक शिफ्ट हुआ है, यानी कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, यानी कि आमूलचूल परिवर्तन हुआ है ट्रेड पॉलिसी को लेकर, ट्रेड फिलॉसफी को लेकर या ट्रेड आउटलुक को लेकर, उसी पर बेस्ड है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। हम देखते हैं इसको। तो ये टाइटल है हमारा फ्री थिंकिंग। इसका सब हेडिंग जो है वो ये है, डील विद ट्रम्प सिग्नल्स फंडामेंटल शिफ्ट इन इंडिया ट्रेड फिलॉसफी फ्रॉम वॉन्ट बाई टू विल सेल। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, फ्रॉम वॉन्ट बाई टू विल सेल, यानी कि वॉन्ट बाई यानी कि ये पॉइंट ए कह लो और विल सेल को पॉइंट बी कह लो, यानी कि फ्रॉम और लिखा है ना, फ्रॉम वॉन्ट बाई टू विल सेल, यानी कि ना खरीदने से, यानी कि नहीं खरीदेंगे से बेचेंगे का जो दृष्टिकोण हुआ है, मतलब परिवर्तन हुआ है भारत का, उस पर बेस्ड है ये। डील विद ट्रम्प ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, सिग्नल से वर्ब हो गई। फंडामेंटल शिफ्ट यानी कि ट्रम्प के साथ जो डील हुई है वो संकेत करती है एक फंडामेंटल शिफ्ट का। फंडामेंटल शिफ्ट का मतलब आधारभूत परिवर्तन का इन इंडियाज ट्रेड फिलॉसफी, भारत की ट्रेड फिलॉसफी में, जो कि चेंज क्या हुई है, फ्रॉम वॉन्ट बाई टू विल सेल, यानी कि जो ना खरीदने से बेचेंगे पर शिफ्ट हुई है, यानी कि पर में परिवर्तित हुई है। समझ गए? तो यानी कि डील विद ट्रम्प, ये 3 वर्ड्स हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। डील विद ट्रम्प, अब ट्रम्प का मतलब यहाँ पे द यूएसए गवर्नमेंट है। ट्रम्प इंडिविजुअली तो हम ट्रम्प से हमारा कोई लेना देना नहीं, हाँ सरकार से जरूर है, हाँ, भारत की सरकार और अमेरिका की सरकार, दोनों से। तो डील विद ट्रम्प सिग्नल्स, सिग्नल्स का मतलब सिग्निफाइज, पॉइंट्स आउट फंडामेंटल शिफ्ट, यानी कि अ पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। शिफ्ट किसे कहते हैं? अ चेंज इन पोजीशन और डायरेक्शन, यानी कि स्थिति या दिशा में परिवर्तन जो होता है उसी को शिफ्ट कहते हैं। फंडामेंटल मतलब आधारभूत, यानी कि पैराडाइम कह सकते हैं, PARADIGM, पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज ट्रेड फिलॉसफी, इन इंडियाज ट्रेड आउटलुक फ्रॉम वॉन्ट बाई टू विल सेल, यानी कि ना खरीदेंगे नहीं से बेचेंगे। यानी कि अब जो हमारी ट्रेड पॉलिसी होगी या अब हमारा जो ट्रेड आउटलुक है, अब जो बदला हुआ, उसमें वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि निर्यात पर फोकस्ड है वो। ठीक है, यानी कि हम खरीद नहीं रहे, अब हम बेचने की बात ज़्यादा करेंगे, यानी कि आने वाले समय में। अब देखिए यहाँ पे कह दिया है, अमेरिका मैटर्स, अमेरिका महत्व रखता है। फॉर, क्योंकि, इट इज वेयर द मोस्ट मनी इज। अब देखो फॉर का अर्थ यहाँ पे क्योंकि होगा, ये देखो ऐसा है, ध्यान देना, ये प्रेपोजिशन ही है यहाँ पे, ये कंजंक्शन है। आपको समझाते हैं। देखिए 2 तरह के कंजंक्शन होते हैं हमारे पास, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सुनते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग से बनती है। आइए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिर 4 तरह का होता है, उसमें कि लास्ट जो होता है, यानी कि अंतिम वाला, वो होता है एलेटिव कंजंक्शन। तो 4 तरह का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एलेटिव जो होगा, एलेटिव में भी 2 तरह के कंजंक्शन, एक तो फॉर और एक देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर और फॉर। अब फॉर जो है वहां देयरफॉर भी कारण बताता है इसलिए, यानी कि वो परिणाम बताता है देयरफॉर, और फॉर वहां पे कारण बताता है, एक्सप्लेन करता है रीजन को, और खासकर कैसे रीजन को, जो हिडन होता है। यानी कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इसका प्रयोग कॉमा या सेमी कॉलोन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमा आया है, कॉमा ना होता तो यहाँ सेमी कॉलोन हो सकता था। और फॉर के बाद जो क्लॉज आती है उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब हम इसका प्रयोग करते हैं। हम 1 मिनट हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। 1 मिनट ठहरिए। देखिए, इट सेज फॉर ज्वाइंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद द एक्सप्लेनेशन फॉलोइंग द मेन एक्शन, यानी कि फॉर क्या करता है, ज्वाइंस, कंबाइंस कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में तो दोनों ही प्रिंसिपल हो जाएंगी, यानी कि दोनों ही बराबर की क्लॉजेज हो जाएंगी, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएंगी। क्योंकि जहां सबऑर्डिनेटिंग होता है, कोई सबऑर्डिनेट है तभी तो कोई प्रिंसिपल है, जब सबऑर्डिनेट है ही नहीं तो प्रिंसिपल नहीं हो गए, दोनों इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि इक्वल हो गए। तो फॉर ज्वाइंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद द एक्सप्लेनेशन फॉलोइंग द मेन एक्शन, यानी कि जो जिसमें एक्सप्लेनेशन आती है फॉलोइंग द मेन एक्शन, यानी कि मुख्य कार्य के बाद। अब यहाँ क्या है, देखिए, यूजुअली यूज्ड आफ्टर अ कॉमा और सेमीकोलन इन द सेकंड क्लॉज। कह रहा है यूजुअली यूज्ड आफ्टर अ कॉमा और सेमीकोलन इन द सेकंड क्लॉज, यानी कि दूसरी क्लॉज में कॉमा या कॉलोन के बाद आता है। वही यहाँ भी है। देखिए, अमेरिका मैटर्स कॉमा फॉर इट इज वेयर द मोस्ट मनी इज, ये है ना, अमेरिका मैटर्स फॉर इट इज वेयर द मोस्ट मनी, यानी कि अमेरिका महत्व रखता है, क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, हमने ये इसका पैटर्न दिया है, क्लॉज 1
कॉमा और सेमी कॉलोन, देन फॉर, देन क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 1 कॉमा और सेमी कॉलोन, फॉर क्लॉज 2, फॉर कंजंक्शन है हमारा, वो जोड़ रहे हैं क्लॉज 2 को क्लॉज 1 से। दोनों ही क्लॉज कैसे हैं, इक्वल है स्टेटस में, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एक बात इसमें देखिए, क्वेश्चन हमने जोड़ा है, कांट बी यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में नहीं यूज कर सकते फॉर को, इन दिस सेंस, इन दिस मैनर। समझ में आया? कांट बी यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि फॉर का प्रयोग एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम शुरुआत में नहीं यूज कर सकते, जैसे हम बिकॉज का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं है तो बिकॉज जैसा ही अर्थ इसका, लेकिन बिकॉज का अर्थ जो होगा वो बिकॉज शुरुआत में आ सकता है या बीच में आ सकता है, लेकिन फॉर के साथ सिचुएशन ये है, यानी कि कंडीशन ये है कि कॉमा या सेमी कॉलोन के बाद आएगा और सेकेंड क्लॉज में ही आएगा, फर्स्ट क्लास में नहीं आएगा पक्का। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी वोर हर विंटर कोट फॉर द विंड वॉज बिटरली कोल्ड। हमने कहा ये कोई एक्सप्लेनेशन देता है तो फॉर आया, फॉर द विंड वॉज वेरी कोल्ड, यानी कि कोई ऐसा हिडन फैक्ट सामने ला के रखता है जो कि रीडर को या फिर लिसनर को पता नहीं होता, बाद में इसके थ्रू पता चलता है फॉर के बाद वाली क्लॉज से। शी वोर हर विंटर कोट फॉर द विंड वॉज बिटरली कोल्ड, यानी कि उसने अपना विंटर कोट पहना, क्यों? क्योंकि हवा बहुत ही ठंडी थी, वॉज बिटरली कोल्ड। दूसरा कह रहा है द प्रोजेक्ट सक्सीडेड, यानी कि प्रोजेक्ट सफल हुआ, फॉर द टीम वर्क कोलैबोरेटिवली, यानी कि जो टीम है उसने कोलैबोरेटिवली यानी कि सहयोगात्मक ढंग से काम किया। ठीक है, तो फॉर फिर यहाँ पे आया है, कॉमा के बाद आया है, यहाँ भी कॉमा के बाद आया था, ध्यान देना। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल और भी हैं, देखिए। वी डू नॉट लाइक हिम फॉर ही इज डिसऑनेस्ट, मीन्स ही डज नॉट बिहेव ऑनेस्टली, ये मतलब हुआ। वी डू नॉट लाइक हिम, हम उसे पसंद नहीं करते, कॉमा आया है यहाँ पे, फॉर ही इज डिसऑनेस्ट। दूसरा कह रहे हैं समबडी केम, कोई आया है, यहाँ फिर कॉमा लगा है, फॉर आई हर्ड अ नॉक एट द डोर, क्योंकि मैंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। तो दस्तक कब सुनेंगे, जब कोई आया होगा। तो फॉर समबडी केम, कॉमा है, फिर फॉर आया है, आई हर्ड अ नॉक एट द डोर। फिर तीसरा कह रहा है यू शुड ऑफर हर सम हेल्प, तुम्हें उसे कुछ सहायता करनी चाहिए, तुम्हें उसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। यू शुड ऑफर हर सम हेल्प, कॉमा, फॉर शी इज योर सिस्टर, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। तो कॉमा के बाद फिर देखो यहाँ फॉर आया, फॉर शी इज योर सिस्टर। ठीक है, तो हमारा कहना सिर्फ यही था कि जो फॉर का प्रयोग है यहाँ पे, अमेरिका मैटर्स फॉर इट इज वेयर द मोस्ट मनी इज, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है। तो फॉर के बाद ये क्या हमारे पास आ रहा है, जो क्लॉज आ रही है वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये फॉर जो हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, दिस ईयर, इस साल, हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन्स विल बाई क्लॉथ वर्थ $370 बिलियन, इस साल अमेरिकन कपड़े खरीदेंगे वर्थ $370 बिलियन, यानी कि 370 बिलियन डॉलर का। मोर देन द वैल्यू ऑफ ऑल कार्स सोल्ड इन इंडिया, यानी कि वो 370 बिलियन कितना होता है, मोर देन द वैल्यू ऑफ ऑल कार्स, यानी कि ये ज़्यादा है उनके किसकी वैल्यू से, यानी किसकी कीमत से। ऑल कार्स सोल्ड इन इंडिया, यानी कि जितनी भी कारें भारत में बिकती हैं उनकी कीमत से ज़्यादा है क्या, ये अमाउंट 370 बिलियन। और ये क्या होगा, ये अमेरिका खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, किससे खरीदेगा, भारत से खरीदेगा, ऐसा अनुमान है। As of 2023, India's share of this ginormous apparel market was only 5.8%, up from 4% in 2013. Even though China's share plummeted from 38% to 21% in that period. अब देखिए क्या है, अब ये जाइनोरमस जो है, जाइगेंटिक और इनॉर्मस दोनों एडजेक्टिव्स को मिला के बनाया गया है। समझ रहे हो, देखो हमारे पास दो एडजेक्टिव्स होते हैं, एक होता है ENOR, इनॉर्मस। ठीक है, इनॉर्मस का मतलब भव्य, बड़ा, काफ़ी, ENORMOUS, इनॉर्मस। और दूसरा होता है जाइगेंटिक, जाइगेंटिक भी होता है, जाइंट भी होता है। एक तो जाइंट होता है, जाइंट का मतलब भी साइज में बड़ा होता है, और दूसरा होता है जाइगेंटिक, GIGANTIC। जाइगेंटिक का मतलब भी वेरी लार्ज होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जाइगेंटिक का GI ले लिया शुरुआत में, इसको प्रीफिक्स बना लिया, और इनॉर्मस का E ड्रॉप करके, E हटा के हमने क्या किया, जाइनॉर्मस कर दिया, यानी कि वेरी बिग, वेरी लार्ज इन साइज, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो जाइगेंटिक का GI और इनॉर्मस का
NORMOUS, जाइनॉर्मस, कोई नया शब्द नहीं है, वो उन्हीं से बनाया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हाँ कि दिस ईयर अमेरिकन विल बाई क्लॉथ्स वर्थ $370 बिलियन, मोर देन द वैल्यू ऑफ ऑल कार्स सोल्ड इन इंडिया। यानी कि भारत में जितनी कारें बेची जाती हैं उन सब की कीमत से ज़्यादा ये अमाउंट है, यानी कि इतने का वस्त्र यानी कि कपड़े खरीदेंगे वो कौन, अमेरिकन। एज ऑफ 2023, 2023 तक इंडियाज शेयर ऑफ दिस जाइनॉर्मस अपैरल मार्केट, अपैरल कहते हैं कपड़ों को, ठीक है, APPARL, अपैरल होता है अपैरल मार्केट, कपड़ों की मार्केट, वाज ओनली 5.8%। यानी कि 2023 तक, 2023 तक इंडिया का ये जो जाइनॉर्मस अपैरल मार्केट था वो केवल 5.8% तक था, अप फ्रॉम 4% इन 2013। यानी कि 2013 में जो था वो 4% और कम था, यानी कि 4% और बढ़ा 2013 से। ठीक है, यानी कि 2013 में 4% बढ़ा ये। अच्छा, इवन दो अप फ्रॉम, यानी कि 2023 वाला जो है ये 5.8%, जो इसमें 4% जुड़ा है तब जाके ये 5.8% हुआ है। इवन दो चाइनाज शेयर प्लमेटेड फ्रॉम 38% टू 21% इन दैट पीरियड। हालांकि इसी बीच जो थे चाइना के जो शेयर थे वो प्लमेटेड फेल डाउन। प्लमेट का मतलब होता है डिक्लाइन करना, डिक्लाइन ऑल ऑफ ए सडन एंड सिग्निफिकेंटली, यानी कि एक बड़ी मतलब मात्रा में जब हम कोई चीज़ जैसे पारा प्लमेट करें, या फिर कह सकते हो कि सेंसेक्स अगर प्लमेट करे तो मतलब प्लंज करना, यानी कि गिरना, ऑल ऑफ ए सडन, सडनली और वे क्विकली और बहुत ही ज़्यादा गिर जाना, वो प्लमेट करना, यानी कि नीचे आ जाना। इवन तो चाइनाज शेयर प्लमेटेड फ्रॉम 38% टू 21% इन दैट पीरियड। यानी कि 2013 से 2023, यानी कि इस डिकेड में चाइना के जो शेयर थे तो 23%, तो यानी 38 से 21% पे आ गए, यानी कि कितने की वो कम हो गए, 17% कम हो गए वो, मतलब ये नीचे आ गए, यानी कि लार्ज अमाउंट में वो नीचे आया उनका शेयर। हु वॉकड अवे विद द मार्केट, यानी कि मार्केट के साथ मार्केट कौन ले गया, यानी कि हु वॉकड अवे विद द मार्केट, यानी कि बाजार को कौन ले गया या बाजार किसके साथ चला गया। अच्छा, वियतनाम, ऑल्दो यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन कंसीडर्स क्वालिटी एंड डिटेल फिनिशिंग एज इंडियाज स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि कौन मार्केट को कौन ले गया, हु वॉकड अवे विद द मार्केट, मार्केट को कौन उठा ले गया, ये वियतनाम का देश नाम का आया है, इसका देश का नाम आया है। ऑल्दो यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन कंसीडर्स, हालांकि इंटरनेशनल यूएस का जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कमीशन जो वो है वाणिज्य आयोग है, कंसीडर से ये विचार करता है क्वालिटी एंड डिटेल्ड फिनिशिंग एज इंडियाज स्ट्रेंथ, यानी कि गुणवत्ता एंड डिटेल्ड फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होता है, जो देखो जो लास्ट कवरिंग होती है, जो लास्ट लेयर होती है किसी भी सरफेस पर, चाहे वुड की हो, चाहे कपड़े की हो, या किसी भी चीज़ पर, उसको फिनिशिंग कहते हैं, FINISH। एक तो फिनिश खत्म करना होता है, तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि वो शुरू से लेकर अंत तक वो हो गया फिनिश। और यहाँ पे जैसे फिनिशिंग टच दे रहे हैं, यानी कि फाइनल कवरिंग, जो फाइनल लेयर है उसको बना रहे हैं, यानी कि लास्ट, यानी कि जो लास्ट कह सकते हैं कि लेयर होती है पेंट की, उसी को कहते हैं फिनिशिंग। तो क्वालिटी एंड डिटेल्ड फिनिशिंग एज इंडियाज स्ट्रेंथ, यानी कि गुणवत्ता और डिटेल्ड फिनिशिंग जो होती है, एक्सक्विजिट कह सकते हैं इसको, ये डिटेल के लिए एक अच्छा शब्द है एक्सक्विजिट। अगर आप जानते हो ना जानते हो समझिए, EXQUISITE, एक्सक्विजिट, यानी कि डिटेल्ड के लिए कह सकते हैं ना, डिटेल्ड DETAILED, डिटेल के लिए कह सकते हैं एक्सक्विजिट। ठीक है, ओके। क्वालिटी एंड डिटेल फिनिशिंग एज इंडियाज स्ट्रेंथ। व्हाट हेल्ड अस बैक देन, यानी कि हमको तब किस बात ने रोका था, कॉस्ट, कीमत मेनली, हाँ ठीक है, नॉट बिकॉज आवर लेबर इज कॉस्टली, इसलिए नहीं कि हमारा लेबर कॉस्टली है, बट व्हेन वी टैरिफ, जब हम टैक्स लगाते थे, व्हेन वी टैरिफ से इम्पोर्टेड से, जैसे उदाहरण के लिए, से का मतलब होता है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेड कॉटन टू शील्ड आवर फार्मर, इम्पोर्ट मतलब टू शील्ड आवर फार्मर्स, यानी कि अपने फार्मर्स को बचाने के लिए, सेव द टी शर्ट्स वी एक्सपोर्ट आरंट एज चीप एज दे कुड बी, यानी कि टी शर्ट्स जो हम एक्सपोर्ट करते थे, दे आरंट एज चीप एज दे कुड बी, वो उतनी सस्ती नहीं थी जितनी की हो सकती थी। ठीक है, पहली बात, पुरानी बात बता रहा है ये। आगे चलते हैं, ये पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक हुआ, यानी कि अब जो भारत कह रहा है कि अमेरिका इस पैराग्राफ का, इसका जो वो कह सकते हैं सब्सटेंस जो है, सम एंड सब्सटेंस अगर हम इसकी बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका इस बार जो कपड़े खरीदेगा वो कितना खरीदेगा, वो लगभग $370 बिलियन खरीदेगा।
वो $370 बिलियन कितना पैसा हुआ, यानी कि जितनी सारी कारें भारत में बिकती हैं उनसे ज़्यादा कीमत $370 बिलियन है। ठीक है, अब इन्होंने उदाहरण दिया है कि जो 2023 में जो अपैरल मार्केट इंडिया का था वो 5.8% था, और इससे 5.8% 2023 में था, और जो 2013 में कितना था वो इसमें -4 कर दो, यानी कि 1.8% था। क्योंकि अप फ्रॉम 4% लिख रहा है तो 4% ज़्यादा बढ़ा हो गया, तो 1.8 में 4% जोड़ देंगे तभी तो 5.8 आया है। ठीक है, इवन तो चाइना शेयर प्लमेटेड फ्रॉम 38% टू 21% इन दैट पीरियड। हालांकि इसी बीच में 13 से 23 के बीच में चाइना का जो शेयर था कितना बढ़ा, कितना घटा, 17%, 38 से 21 पे आ गया। हु वॉकड अवे विद द मार्केट, तो मार्केट कौन ले गया, मतलब पूरा फायदा किसको, कौन ले गया मार्केट से, वियतनाम, यानी कि दिस इज द कंट्री हु टुक अवे विद, हु वॉकड अवे विद द मार्केट। ऑल्दो यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन एंड कंसिडर्स, यानी कि ये जो वो है बॉडी है यूएस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कमीशन कंसिडर्स, वो ये विचार करता है क्वालिटी एंड डिटेल फिनिशिंग इज एज इंडियाज स्ट्रेंथ, यानी कि भारत की जो मजबूती है, यानी कि जो प्लसेस हैं, प्लसेस का मतलब प्लस पॉइंट है, वो क्वालिटी है और डिटेल फिनिशिंग है। व्हाट हेल्ड अस बैक देन, तो फिर हमें किस बात ने पीछे रोका, मतलब किस बात की वजह से हम रुक गए, यानी कि हम पीछे रह गए। व्हाट हेल्ड अस बैक, होल्ड बैक का मतलब होता है पीछे रह जाना, व्हाट होल्ड्स यू बैक का मतलब तुमको कौन सी बात रोकती है, ये मतलब हुआ। तो व्हाट हेल्ड अस बैक देन, तो हमें किस बात ने रोका उस समय, कॉस्ट मेनली, यानी कि कीमतों ने मुख्य रूप से। नॉट बिकॉज आवर लेबर इज कॉस्टली, इसलिए नहीं कि हमारा लेबर कॉस्टली है, यानी कि हमारा लेबर तो बहुत ही चीप है, ये कहना चाहते हैं। बट वेन विद टैरिफ, जब हम टैक्स लगाते हैं, से इम्पोर्टेड कॉटन, यानी कि जैसे कि इम्पोर्टेड कॉटन में होता है आयातित जो कॉटन होता है उसमें, टू शील्ड अवर फार्मर्स, अपने फार्मर्स को बचाने के लिए। तो जब अपने फार्मर्स को बचाने के लिए जो हम इम्पोर्टेड कॉटन पे जो हम टैरिफ लगाते हैं वो टैरिफ ज़्यादा होता है। अब वो टैरिफ ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ कीमत और बढ़ जाती है। द टी शर्ट्स वी एक्सपोर्ट आरंट एज चीप एज दे कुड बी, तो जो टी शर्ट जो हम एक्सपोर्ट करते थे यानी करते हैं वो उतनी सस्ती नहीं है जितनी की हो सकती थी या होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ था। दूसरा कह रहा है दैट्स वाई इंडिया इज स्ट्रिंग ऑफ फ्री ट्रेड डील्स over the past 2 years, UAE, Australia, EFTA, UK, New Zealand, and now EU and US could be transformative. Transformative means reformative, परिवर्तनकारी। ठीक है, bringing transformation. That is why India is string. अब देखो स्ट्रिंग का प्रयोग, स्ट्रिंग होती है लड़ी, यानी कि वो लड़ी समझते हैं, यानी कि एक कह सकते हैं गार्लैंड जानते होंगे आप, ठीक है, रीत जानते होंगे आप, तो गार्लैंड और रीद, WREATH, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो हम ये स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि चेन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, चेन, यानी कि जो हमने जो इतने लोगों के साथ यानी कि इन देशों के साथ जो हमने वो किया है, समझौते किए हैं, ये दैट इज वाई इंडिया स्ट्रिंग, यानी कि इंडिया की जो लड़ी है किसकी, ऑफ फ्री ट्रेड डील्स, यानी कि मुक्त व्यापार की जो समझौते हैं उनकी जो लड़ी जो बिछाई है, मतलब मोदी जी ने जो की है, बनाई है, ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, ओवर द पास्ट 2 ईयर्स UAE के साथ हुआ है। ठीक है, जब भी जो आए थे वो विजिट करके चले गए, क्या थे, मोहम्मद बिन समथिंग वो जो उनका नाम था, UAE के साथ ट्रेड डील हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है, एफ्टा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इनके साथ हुई है, मदर ऑफ ऑल डील जो बता रहे हैं UK, न्यूजीलैंड एंड नाउ EU एंड US, यूरोपियन यूनियन एंड US, इन सब के साथ, यानी कि पिछले 2 सालों में, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, यानी कि स्ट्रिंग हो गई ना, अ स्ट्रिंग ऑफ अफेयर्स कह सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ डील्स का मतलब अ चेन ऑफ या अ ग्रुप ऑफ डील्स कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है, मतलब सुधार लाने वाली हो सकती है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1947, ठीक है, दैट इज वाई इंडिया इज स्ट्रिंग ऑफ फ्री ट्रेड डील्स ओवर द पास्ट 2 ईयर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK, न्यूजीलैंड, नाउ EU एंड US कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1947, 1947 से पहली बार इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ट्रेड पॉलिसी ऑन कॉन्फिडेंस नॉट फियर, यानी कि भारत अपनी जो ट्रेड पॉलिसी बना रहा है वो किस पर आधारित कर रहा है, कॉन्फिडेंस, विश्वास पर, ना कि भय पर। अभी तक क्या चल रहा था, भय पर, कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डर था। लेकिन अब क्या है कि अब विश्वास है कि अब बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे। तो ये बेचने के लिए, और बेचना कहाँ है, बड़े से मार्केट में बेचना है, $370 बिलियन के मार्केट जो अमेरिका जो दे रहा है हमें, उसके बाजार में बेचना है। तो अब थोड़ी बहुत कीमत जो हमें इधर उधर छोटी मोटी कीमत कह सकते हैं कि चुकानी पड़ती है तो वो दे देंगे हम, लेकिन मार्केट तो हमारा लिए बहुत बड़ा है वो।
इसलिए इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ट्रेड पॉलिसी ऑन कॉन्फिडेंस नॉट फियर, यानी कि भारत अपनी ट्रेड पॉलिसी बना रहा है, किस पर आधारित कर रहा है, विश्वास पर, ना कि डर पर, भय पर। ऑल दीज FTAs, ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, स्पेशली द बिगेस्ट वंस विद EU एंड ट्रंप, यानी कि जो सबसे बड़े उनमें जो कि EU और ट्रंप के हैं, शो अ फंडामेंटल शिफ्ट इन थिंकिंग, वो दिखा रहे हैं क्या, एक फंडामेंटल शिफ्ट इन थिंकिंग, एक आधारभूत परिवर्तन इन थिंकिंग, हमारे विचार में, हमारी सोच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दैट्स वाई इंडिया जस्टिंग ऑफ फ्री ट्रेड डील्स ओवर द पास्ट 2 years, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK, न्यूजीलैंड एंड नाउ EU एंड US कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव। यही कारण है कि हमारा जो डील्स का जो कह सकते हैं चेन है, वो हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1947, 47 से, यानी कि आज़ादी से लेकर अब तक जो है भारत की जो ट्रेड पॉलिसी रही है वो भय पर आधारित रही है, लेकिन अब वो विश्वास पर आधारित हो गई है। ऑल दीज FTAs, स्पेशली द बिगेस्ट वंस विद EU एंड ट्रंप, शो अ फंडामेंटल शिफ्ट इन थिंकिंग। ये सारे जो FTAs हुए हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो हमारी पैराडाइम शिफ्ट को दर्शाते हैं। दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज ट्रेड पॉलिसी। आगे आते हैं, इंडियाज शिफ्ट इन थिंकिंग फ्रॉम वी वोंट बाई, कि हम खरीदेंगे नहीं, टू वी विल सेल, कि हम बेचेंगे, वाट एवर इट टेक्स, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अभी तक ये था कि अभी तक हम बचा रहे थे, किसानों को बचा रहे थे, लेकिन अब ये बचा उचा नहीं रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब खरीदेंगे नहीं, अब बेचेंगे। और बेचने के लिए अब जो किसानी कर रहा है, जो खेती कर रहा है, वो भी अगर उसमें लग जाए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, तो भी कोई बुराई नहीं, वो फायदा उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ऑल दीज FTAs, स्पेशली द बिगेस्ट वंस विद EU एंड ट्रंप, शो अ फंडामेंटल शिफ्ट इन थिंकिंग फ्रॉम वी वोंट बाई, ये फंडामेंटल शिफ्ट दिखा रहे हैं हमारी सोच में, कि वी वोंट बाई टू वी विल सेल, कि हम खरीदेंगे नहीं बल्कि हम बेचेंगे, वाट एवर इट टेक्स, चाहे जो भी हो, वाट एवर इट टेक्स। देखो ये ध्यान देना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, रेजोल्यूशन दिखाने वाला वर्ड है। मतलब ये हुआ कि जो फार्मर है, जैसे मान लो जो फार्मर है, तो ये अभी तक खेती में काम कर रहा है, खेती में लगा हुआ है, तो इनका जो पूरा एफर्ट है, पूरा जो इनका श्रम है, किस में जा रहा है, खेती में जा रहा है। अब खेती में कितना भी ताकत लगा लेगा ये बंदा, तो खेती में उतना फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये कोई पक्का नहीं कि जानता। लेकिन अगर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में ले आएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में ले आने से क्या होगा कि भाई थोड़ा सा परिवर्तन तो हो गया कि अभी इसका खेत का काम तो दूसरा कोई करेगा, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआती सालों में थोड़ा सा कम हो सकता है, 1-2 साल में शुरुआत में कम प्रॉफिट होगा, लेकिन आने वाले समय में इसको फायदा है इस मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि कॉटन वगैरह की उसमें जो है वो ज़्यादा होगा, ये कहना चाहता है एडिटोरियल। विद ट्रंप दैट हैज मेंट स्टॉपिंग परचेज ऑफ चीप रशियन ऑयल, विद ट्रंप के साथ, दैट हैज मेंट स्टॉपिंग, दैट हैज मेंट का मतलब दैट हैज इंटेंडेड का मतलब इरादा किया था, स्टॉपिंग परचेज ऑफ, जिसने रोकना, खरीदारी मतलब खरीदने से रोकने को, ऑफ चीप रशियन ऑयल। ठीक है, वाट एवर इट टेक्स विद ट्रंप दैट हैज मेंट स्टॉपिंग परचेज ऑफ चीप रशियन ऑयल, यानी कि ट्रंप ने जिसने इरादा किया था कि जो सस्ता रशियन तेल खरीदने से रोकने के लिए, अच्छा हाँ ठीक है, विद ट्रंप दैट हैज मेंट स्टॉपिंग परचेज ऑफ चीप रशियन ऑयल। अच्छा, वाट एवर इट टेक्स का मतलब, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेनेटरी है ये। विद ट्रंप यानी कि ट्रंप के साथ, दैट हैज मेंट स्टॉपिंग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ है कि स्टॉपिंग परचेज ऑफ चीप रशियन ऑयल, यानी हम क्या करेंगे, जो चीप रशियन ऑयल खरीद रहे थे उसको रोक देंगे। यानी कि ट्रंप के साथ इसका अभिप्राय ये हुआ है कि रशियन ऑयल को खरीदना, सस्ते रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर देंगे। स्टॉप का मतलब बंद करना, ठीक है। एंड फ्रॉम प्योरली कोल्ड मार्केट लॉजिक, अब देखो कोल्ड मार्केट लॉजिक क्या होता है, इट इज द राइट थिंग टू डू। और कोल्ड मार्केट लॉजिक के हिसाब से अगर हम चले तो ये सही भी है। अब देखो कोल्ड क्या होता है, मार्केट लॉजिक तो आप समझते होंगे बिजनेस लॉजिक ही, जैसे कहते हैं ना कुछ बिजनेस डील्स हैं या बिजनेस रीजनिंग है या बिजनेस कह सकते हैं कि आउटलुक है, तो मार्केट लॉजिक तो समझ में आता होगा। कोल्ड का मतलब क्या होता है, देखो कोल्ड जो एक होता है अर्थ होता है अनफ्रेंडली, एक तो अर्थ हो गया ठंडा, एक अर्थ हो गया अनफ्रेंडली। जैसे आप किसी को बड़ी ही मतलब कोल्ड लुक दें, इफ यू गिव अ कोल्ड लुक टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, इट मीन्स यू लुक एट देम विद द डिग्री ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, यानी कि आप मतलब मित्रता के लिए तो वार्मनेस होता है ना, वार्मनेस, WARMNESS, तो वार्मनेस हो यानी थोड़ी सी गर्मी होती है, दोस्ती की गर्मी एक तरह से, और उसका विपरीत यानी कि दोस्ती नहीं है तो इसका मतलब गर्मी नहीं है, तो कोल्ड हो गया। अब कोल्ड का कई अर्थ होते हैं, कोल्ड का एक अर्थ क्रूएल भी होता है, जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो होता है, तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब क्या हुआ कि
भले ही वो व्यक्ति हमारे जैसा ही है, लेकिन हम उसको मारते समय हमारे मन में कोई सेंटिमेंट्स या कोई भावनाएं नहीं आ रही हैं कि इसको दर्द हो रहा होगा, तो दैट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड का अर्थ नेगेटिव सेंस में होता है क्रूएल, अनफ्रेंडली। तो अब कोल्ड मार्केट लॉजिक का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे अभी तक हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे तो रशिया हमारा फ्रेंड था और लंबे समय से खरीद रहे थे, तो एक तरह की ट्रेडिशन या लेगेसी या हिस्ट्री भी थी उसके साथ। और दूसरी बात ये थी कि कई और भी हमारे मतलब कुछ और भी ग्राउंड थे जिनमें कि रशिया के साथ हमारा क्या कहते हैं कि हमारा अच्छा रेपो बनता था। ये तो फ्रेंडली, ये तो इमोशनल सारी मतलब वो हो गए, बातें हो गई एक तरह से। अब मार्केट लॉजिक की अगर बात करें तो रशिया का ऑयल से हमें जितना मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है सस्ता खरीद के, उससे ज़्यादा फ़ायदा अगर हम रशिया को मतलब जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उसको बंद कर दें हम, और क्या कहते हैं कि हम ट्रंप की बात मान कर उसके बाजार में हम पहुंच जाएं, तो उसका मतलब उससे कई गुना ज़्यादा फायदा हमें मिल रहा है जितना हमें रशिया से मिलता था सस्ता तेल खरीद के। यानी कि तेल में थोड़ा कीमत हमें देनी पड़ेगी, महंगा तेल खरीद लेंगे, लेकिन तेल की महंगाई वो भी उससे भी ज़्यादा हमें तो क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो लिहाजा क्या करना चाहिए, बाई कोल्ड मार्केट लॉजिक वी शुड स्टॉप बाइंग चीप ऑयल फ्रॉम रशिया एंड वी शुड स्टार्ट गोइंग विद ट्रंप। यानी कि फिर हम रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दें और ट्रंप के साथ चलें, यानी कि ट्रंप की बात मानकर आगे बढ़ें, तो हमें ट्रंप का मार्केट मिलेगा जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वही कहना चाहता है ये। तो अब यहाँ तक हम आ गए थे, वाट एवर इट टेक्स, चाहे कुछ भी हो। देखो मैंने कहा था ये एम्फेटिक लाइन है, एम्फेटिक लाइन का मतलब दृढ़ता के साथ कह रहा है कि चाहे जो भी हो अब हम खरीदेंगे नहीं, वी वोंट बाई टू वी विल सेल। ये चेंज आया है पर्सपेक्टिव में, इंडियन पर्सपेक्टिव में, वाट एवर इट टेक्स, चाहे कुछ भी हो। अब विद ट्रंप यानी ट्रंप के साथ अगर हम चलते हैं तो दैट हैज मेंट स्टॉपिंग परचेज ऑफ चीप रशियन ऑयल। इसका अर्थ हुआ कि चीप रशियन ऑयल खरीदना बंद करें। ठीक है, ट्रंप के साथ चलने का मतलब क्या हुआ कि सस्ता तेल रशिया से खरीदना बंद करें। एंड फ्रॉम प्योरली कोल्ड मार्केट लॉजिक, और अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप से बाजारी मतलब बाजार के दृष्टिकोण से यानी कि तर्क के अनुसार इट इज द राइट थिंग टू डू, ये एक सही बात होगी करना है, मतलब सही निर्णय होगा करना, इट वुड बी राइट डिसीजन टू टेक, ये कह सकते हैं। हाउ कैन सेविंग $2 ऑन ए $60 बैरल बी वर्थ गेटिंग लॉक्ड आउट ऑफ अ $30 million मार्केट दैट गॉबल्स not only shirts but also coffee, auto parts, shoes, furniture and so much more including phones। देखिए ये कह रहा है कि एंड फ्रॉम प्योरली कोल्ड मार्केट लॉजिक, एंड शुद्ध रूप से विशुद्ध बाजार मतलब विशुद्ध बाजार के तर्क से देखा जाए तो इट इज द राइट थिंग टू डू, इट इज द राइट डिसीजन टू टेक। हाउ कैन सेविंग $2 ऑन $60 बैरल, यानी कि $60 बैरल के पे जो है $2 हम बचा रहे हैं, बी वर्थ यानी कि वो उसकी कीमत होगी गेटिंग लॉक्ड आउट ऑफ अ $30 million मार्केट, यानी कि $60 का जो हमें बैरल पड़ता है वो उस पर हमें मिलता है कितना है $2, और $2 हम बचा लेते हैं किससे, रशिया से दोस्ती करके, और हम खो क्या रहे हैं, वी आर लॉक्ड आउट ऑफ, वी आर लूजिंग आउट ऑन $30 million मार्केट, और हम कितने पर खो रहे हैं, 30 मिलियन मार्केट के जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। दैट गॉबल्स जो कि खा जाता है, गॉबल का मतलब होता है टू ईट इन लार्ज चंक्स, यानी कि बड़ी मतलब कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी कौर खाना है, गॉबल निगल जाना जिसे कहते हैं आप। ठीक है, दैट गॉबल्स नॉट ओनली शर्ट्स जो कि खा जाता है, केवल शर्ट्स ही नहीं बट आल्सो कॉफ़ी भी ले लेता है, ऑटो पार्ट्स यानी कि ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो भी ले लेगा, शूज़ जूते भी ले लेगा, फर्नीचर भी ले लेगा एंड सो मच मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग फ़ोन भी ले सकता है वो। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद करें तो केवल ऑयल का $2 जो बच रहा था केवल इतना ही फ़ायदा मिलेगा, मतलब यही जाएगा हमारा। अगर हम रशिया से तेल लेना बंद करते हैं तो चीप रशियन ऑयल लेना बंद कर देते हैं तो $2 बचता था हमें कितने पर, $60 पर, $60 पर बैरल पे, तो इतना ही बच रहा था। लेकिन अब 30 मिलियन मार्केट जो है हमारे सामने पड़ी हुई है, अगर हम इसको लेना बंद कर देंगे तो इतनी बड़ी मार्केट हमारे सामने खड़ी हुई है, यानी कि जो हमें इसमें मौका मिलेगा जिसमें बेचने का, दैट गॉबल्स नॉट ओनली टी शर्ट्स, जिसमें कि हम बेच सकते हैं नॉट ओनली शर्ट्स बट ऑल्सो सम अदर थिंग्स एज वेल, हम कुछ और भी चीज़ें बेच सकते हैं, वही बता रहा है ये। ठीक है, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त ट्रंप इज क्लियरली ओपन टू डूइंग बिजनेस विद पुतिन, ट्रंप भी मतलब पूरी तरह से मतलब खुला हुआ है, इज क्लियरली ओपन टू डूइंग बिजनेस विद पुतिन, पुतिन के साथ बिजनेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द यूक्रेन वॉर स्टॉप्स बाय जून,
यदि यूक्रेन का वॉर जून तक खत्म हो जाता है, खत्म हो जाए तो स्टॉप्स बाय जून। देखो ट्रंप का कहना क्या था, ट्रंप की जो जिद है वो ये थी कि आप मतलब यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है इसको रुकवाइए किसी तरह से। तो यूक्रेन और रशिया का अगर वॉर रुकता है तो वो रुकता कैसे है, क्योंकि रशिया पर उन्होंने कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं, कई सारे देश जो है रशिया के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया कर रहा था, परसिस्टेंट था अपने स्टैंड को लेकर इंडिया कि हाँ हम करेंगे चाहे कुछ भी हो। तब जब इंडिया बिजनेस कर रहा था तो उसका ट्रंप का केवल कंसर्न ये था कि अगर इसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे या अकेला अलग थलग पड़ जाएगा तब शायद ये थोड़ा सा ये कम कर देगा, ये अटैक कम कर देगा, यानी कि फ्रेंडलीनेस बन जाएगी यूक्रेन के साथ, इनका एक तरह से मित्रवत संबंध हो जाएगा फिर। तो वो उसकी वजह उसके कारण जो है इन्होंने पाबंदियां लगाई, यानी कि टैरिफ लगाए हैं। लेकिन अब जो है कि अब ये ऐसा कह रहा है ट्रंप कि भाई अगर वॉर जो है जून तक रुक जाता है, यानी कि रोक देते हैं पुतिन अगर यूक्रेन और वॉर रशिया का वॉर, तो फिर आप पुतिन के साथ मतलब उसके रशिया के साथ खरीदिए आप, मतलब पुतिन के साथ आप, सॉरी पुतिन वही है, रशिया और पुतिन एक ही जैसे सिनोनिमस ही हुए, तो पुतिन के साथ अपनी ट्रेड डील आप आगे बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम। वही कह रहा है इफ ट्रंप इज क्लियरली ओपन टू डूइंग बिजनेस विद पुतिन इफ द यूक्रेन वॉर स्टॉप्स बाय जून, यदि यूक्रेन का वॉर जो है जून तक खत्म हो जाता है, विच सीम्स टू बी हिज न्यू डेडलाइन, जो उसकी नई डेडलाइन है, नई समय सीमा है। वी कैन हैव आवर फिल ऑफ यूरल्स अगेन, देन वी कैन हैव आवर फिल ऑफ यूरल्स अगेन। देखो फिल यहाँ पे एज ए नाउन आया है, यूरल्स क्या है, यूरल्स वही रशियन ऑयल है, तो यूरल को यू हैव योर फिल्स ऑफ यूरल्स अगेन, यानी कि हम तब भले चाहे जी भर के अपना यूरल्स ले सकते हैं, यानी कि रशिया का सस्ता तेल ले सकते हैं। अगर जून तक ये युद्ध खत्म हो जाता है यूक्रेन और रशिया का, तो उसके बाद जो है फिर ट्रंप का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा हम पर, यानी कि कोई ऐसा ट्रंप का कंस्ट्रेंट यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, हम फिर रशिया से अपना फ्री यूरल्स यानी कि सस्ता चीप यूरल्स खरीद सकते हैं। फिल का मतलब अमाउंट, जैसे कहते हैं अब जी भर के तुम ये खा लेना, देन यू कैन हैव योर फिल ऑफ दैट थिंग, वो फिल का मतलब वहां पे वो जी भर के लेने वाली बात होती है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं वंस वी रिटर्न फ्रॉम द मार्केट यू कैन हैव योर फिल ऑफ आइसक्रीम, जैसे किसी बच्चे से अगर हम कहें कि बाजार से वापस आ जाते हैं तो फिर तुम चाहे जी भर के आइसक्रीम खा लेना, देन यू कैन हैव योर फिल ऑफ आइसक्रीम, योर फिल ऑफ आइसक्रीम का मतलब जी भर के आइसक्रीम खा लेना, ये मतलब हुआ कि पहले ये काम खत्म हो जाए फिर उसके बाद तुम चाहे जी भर के ये कर लेना, तो वो फिल का अर्थ वहीं पे आता है। फिल का ऐसा प्रयोग जो एज अ नाउन ऐसी ही जगह पे होता है। आगे आते हैं टॉकिंग ऑफ फोन्स, फोन की बात करते हुए, ठीक है, टॉकिंग अबाउट फोन्स, इंडिया एक्सपोर्ट्स टच्ड $50 बिलियन लास्ट ईयर। इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कहाँ तक पहुंचा था, 50 बिलियन तक पहुंचा था लास्ट ईयर, थैंक्स टू लो और नो ट्रेड बैरियर्स। उस समय कोई लो और नो ट्रेड बैरियर्स, यानी कि ट्रेड बैरियर्स जो थे, बाधा पहुंचाने वाले, रोकने वाले जो बाधक थे वो या तो नहीं थे या तो कम थे, तो $50 बिलियन तक पहुंचा था। Could our phone industry have scaled up so fast with hefty duties on imported phone components? Could our phone industry have scaled up? यानी कि क्या हमारी फोन इंडस्ट्री स्केल अप यानी कि बढ़ सकती थी विद सो फास्ट, इतनी तेजी से, विद हेफ्टी ड्यूटीज यानी कि हैवी टैरिफ के साथ। हेफ्टी का मतलब हैवी मान लो, ड्यूटीज का मतलब टैरिफ मान लो, विद हैवी टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड फोन कंपोनेंट्स, यानी कि जो इम्पोर्टेड फोन कंपोनेंट्स, देखो हम फोन बना के बेच तो रहे हैं, लेकिन फ़ोन बनाने के बेचने का मतलब ये नहीं हुआ कि फ़ोन के मतलब इसमें सारे कंपोनेंट्स इंडियन ही हो सकते हैं, उसमें जो अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडियन से बाहर से भी आ सकते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स जो हम बाहर से लेंगे वो हम फ़ोन में लगा के बेचेंगे, फ़ोन को पूरी यूनिट बना के सेल करके देंगे बाहर के लोगों को। तो वही कह रहा है कि ऑन इम्पोर्टेड फ़ोन कंपोनेंट्स, यानी कि फ़ोन के आयातित कंपोनेंट्स, यानी कि जो उपकरण हैं उन पर अगर हैवी ड्यूटीज लगती, यानी कि हैवी टैरिफ लगता है, तो क्या हमारी जो इंडस्ट्री है फ़ोन की इतनी तेजी से ग्रो होती। कुड आवर फोन इंडस्ट्री हैव स्केल्ड अप, ग्रोन अप कह सकते हैं, सो फास्ट, इतनी तेजी से, विद हेफ्टी ड्यूटीज, विद हैवी टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड फोन कंपोनेंट्स, यानी कि जो इम्पोर्टेड आयातित फ़ोन के जो सामान हैं उन पर अगर इतना हैवी टैक्स देना होता हमें, तो क्या हमारी फ़ोन की इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो पाती जल्दी से। दैट इज वाई ट्रंप और नॉट, इसी वजह से ट्रंप को लो या फिर ना लो, दैट इज वाई ट्रंप और नॉट, ठीक है। इंडिया शुड इंटीग्रेट रैपिडली विद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया शुड इंटीग्रेट मीन्स ज्वाइन कह सकते हैं, और गेट इन्वॉल्व विद कह सकते हैं। इंडिया शुड इंटीग्रेट रैपिडली, यानी कि इंडिया को एकीकृत हो जाना चाहिए, तेजी से एकीकृत हो जाना चाहिए तेजी से, विद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, बने वैश्विक
निर्माण की से, यानी कि जहाँ जहाँ चीज़ें बन रही हैं वहाँ वहाँ इंडिया को भी तेज़ी से आ जाना चाहिए साथ में, इन लाइन विद अदर कंट्रीज, अदर फास्ट ग्रोइंग मतलब कंट्रीज कुछ जितने भी हैं। इट इज अनफेयर एंड अनवाइज फॉर अ कंट्री with 18% of world population to have less than 2% share in global merchandise trade। देखो ये थोड़ा सा दुखद है। when China with the same population is at 20%। देखो हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो मार्मिक कह सकते हैं। कह रहे इट इज अनफेयर, ये अनफेयर है यानी कि अच्छा अनुचित है, एंड अनवाइज और बेवकूफ़ी है यानी कि समझदारी नहीं है, फॉर अ कंट्री एक देश के लिए, विद 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन कितनी परसेंट हो, 18% हो, मतलब हमारी जनसंख्या कितनी है, 18%। ठीक है, टू एंड पॉपुलेशन टू हैव लेस देन 2% शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, और वैश्विक जो उत्पाद का जो हमारा जो व्यवसाय है वो कितना है, 2%, यानी कि पॉपुलेशन 18% और जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो 2% है, उसका भाग वो हिस्सा केवल 2% है। वेन चाइना विद द सेम पॉपुलेशन, जबकि चाइना इसी जनसंख्या के साथ इज एट 20%, 20% है, यानी कि 18% पॉपुलेशन इंडिया की है और 18% पॉपुलेशन चाइना की है, लेकिन चाइना का जो शेयर है ग्लोबल मर्चेंडाइज वो है ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड में वो 20% है, जबकि इंडिया का केवल 2% है, मतलब वी आर 1/10 ऑफ चाइना ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारे लिए दिस इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर इंडिया। फ्रैंकली चाइना गॉट अहेड ऑफ इंडिया बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, यानी कि मुख्य मतलब ये अगर हम ये कहें फ्रैंकली मतलब खुले तौर पे अगर हम ये कहें मुक्त भाव से, चाइना गॉट अहेड ऑफ इंडिया, चाइना भारत से आगे बढ़ गया, विद द सेम पॉपुलेशन बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, यानी कि विश्व की फैक्ट्री बनकर चाइना क्या बन गया, चाइना भारत से आगे निकल गया। एंड इफ इंडिया वांट्स टू लिफ्ट इट्स मिलियंस to a higher living standard, it will have to draw them away from farming for themselves to manufacturing for the world। हाँ देखो, ये वो बात जो हमने कही थी किसान वाली, वो यहाँ पे आ रही है। फ्रैंकली चाइना गॉट अहेड ऑफ इंडिया बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, यानी कि चाइना भारत से आगे निकल गया विश्व का कारखाना बनकर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी हैव द मार्क मेड इन चाइना, हैव अधिकतर चीज़ें जो हम देखते हैं उनमें जो मार्क लगा होता है वो क्या होता है, मेड इन चाइना ऐसा होता था, अब तो फिर भी थोड़ा कम हुआ है। एंड इफ इंडिया वांट्स टू लिफ्ट इट्स मिलियंस, लिफ्ट का मतलब उठाना चाहती, इट्स मिलियंस का मतलब जो मिलियंस की पॉपुलेशन है जो भारत की, टू अ हायर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि ऊंचा जीवन स्तर की ओर, यानी भारत की लिफ्ट का मतलब अपलिफ्ट करना, एक तरह का यहाँ अपलिफ्ट करना, इट्स मिलियंस यानी कि अपनी बड़ी जनसंख्या को टू अ हायर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि एक ऊंचे जीवन स्तर पर ले जाना चाहती है। यदि भारत अपने इतनी बड़ी संख्या को अगर ऊंचे जीवन स्तर पर की ओर ले जाना चाहती है, इट विल हैव टू ड्रॉ देम अवे, तब उसको क्या करना होगा, उनको ड्रॉ देम अवे यानी कि उनको वहाँ से खींचना होगा, मीन्स उनको वहाँ से हटाना होगा, ड्रॉ देम अवे फ्रॉम फार्मिंग, खेती से, फॉर देमसेल्फ यानी कि अपने, फॉर फार्मिंग फॉर देमसेल्फ, टू मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड, यानी कि अगर भारत अपने किसानों को या अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को, भारत देश उनको एक अच्छा जीवन स्तर देना चाहता है, भारत यानी कि देश या सरकार, तो वो सरकार को क्या करना होगा कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं छोटे छोटे कामों में जो लगे हैं खेती किसानी के, उनसे उनको हटाकर, यानी कि जो अपने लिए खेती और अपने लिए किसानी करते हैं उससे हटाकर उनको विश्व के लिए निर्माण करना शुरू करना होगा, विश्व के लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करनी होगी। इट विल हैव टू ड्रा देम अवे फ्रॉम फार्मिंग फॉर देमसेल्फ, यानी कि अपने लिए उगाने यानी कि फार्मिंग करने से हटाकर, टू मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड, विश्व के लिए कुछ बनाने के लिए उनको प्रेरित करना होगा, उनमें लगाना होगा। बट इट कांट इफ इट परपेचुएट्स द स्टेटस को विथ फार्म टैरिफ्स, लेकिन वो नहीं कर सकता अगर इफ इट परपेचुएट, देखो परपेचुएट करना मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू गो ऑन, टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू, कोई चीज चलाए रखना, खासकर कोई ये मतलब नेगेटिव या बैड कोई चीज को, कोई जो ऐसा मान लो कोई पुरानी परंपरा है, एंड इफ यू परपेचुएट दैट ओल्ड ट्रेडिशन, इट मीन्स यू अलाउ इट टू कंटिन्यू, आप उसको जारी रहने देते हैं, यू कॉज इट टू कंटिन्यू। कोई भी पुरानी परंपरा या कोई भी बुरी चीज या कोई बुरी खबर या बुरी बात जिसको आप जारी रखना चाहते हो, मतलब जिसको आप बनाए रखेंगे, परपेचुएट करेंगे, जिसको आप बनाए रखना चाहते हो। बट इट कांट, लेकिन ये वो नहीं उठा सकता, नहीं कर सकता ऐसा, बट इट कांट
इट कांट इफ इट परपेचुएट्स द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि अगर वो वही इसी वर्तमान स्थिति को बनाए रखेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं कर सकता इंडिया विथ फार्म टैरिफ, यानी कि इतने फार्म टैरिफ के साथ। नो अदर मेजर इकोनॉमी हैज हाफ इट्स पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। कोई भी बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हैज हाफ इट्स पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब कोई भी बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कि उसकी आधी जनसंख्या केवल खेती पे आधारित हो। समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ कि हम लोग जो हैं डिसप्रपोर्शनेटली एंगेज्ड इन फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग में हम लोग डिसप्रपोर्शनेटली एंगेज्ड हैं, यानी कि वी आर रिसीविंग लिटिल आउटकम एंड वी आर पुटिंग इन मोर एंड मोर ह्यूमन एफर्ट एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हम लगे ज़्यादा हैं, मिलता हमें कम है उस किसमें, खेती में। नो अदर मेजर इकोनॉमी हैज हाफ इट्स पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी कि कोई भी मेजर इकोनॉमी अपनी नहीं है जिसकी आधी जनसंख्या खेती में लगी हो। जस्ट 1.2% इन अमेरिका, अमेरिका में केवल कितने लोग हैं? केवल 1.2% लगे हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो भी है अमेरिका की उसके केवल 1.2%, यानी कि 2% से भी कम है, 1.5% से भी कम है, कह लो 1.5% जो उधर उससे भी कम है। वाइल फार्मर्स नर्वसनेस अबाउट द यूएस डील इज अंडरस्टैंडेबल, जबकि किसानों का जो भय है यानी कि नर्वसनेस है, ये कह सकते हो नर्वसनेस का मतलब डर ही तो हुआ एक तरह से। अबाउट द यूएस डील इज अंडरस्टैंडेबल, हालांकि वो समझ में आने योग्य है। गवर्नमेंट शुड हेल्प देम थ्रू द ट्रांजिशन रादर देन डिले द इनएविटेबल, गवर्नमेंट को उनकी सहायता करनी चाहिए इस ट्रांजिशन को अपनाने में। हेल्प देम थ्रू द ट्रांजिशन कौन सा ट्रांजिशन? यानी कि फार्मिंग छोड़कर आप मैन्युफैक्चरिंग में आइए, ये एफ है फार्मिंग का और ये मैन्युफैक्चरिंग का एफ है, मीन्स दिस इज द ट्रांजिशन द फार्मर्स शुड अंडरटेक, यानी कि ये वो ट्रांजिशन है जिसमें फार्मर्स को आना चाहिए क्या, कि फार्मिंग छोड़ के कहाँ आ गए, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए। ये वाइल फार्मर्स नर्वसनेस अबाउट द यूएस डील इज अंडरस्टैंडेबल, यानी कि किसानों का जो भय है यूएस डील को लेकर वो समझ में आने योग्य है, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट शुड हेल्प देम थ्रू द ट्रांजिशन रादर देन डिले द इनएविटेबल, यानी कि सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए इस ट्रांजिशन में, यानी कि इस परिवर्तन में उनकी सहायता करनी चाहिए। रादर देन डिले द इनएविटेबल, यानी कि ना कि वो उसको विलंबित करना चाहिए जो इनएविटेबल है, जो कि असंभव है। असंभव का मतलब जो कि अपरिवर्तनीय है, मतलब वो आना ही आना है, मतलब जो चेंजेज हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख के वो आने ही आने हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि जिसको हम बदल नहीं सकते, जो होना ही होना है। तो वही कह रहा है कि भारत सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए, वो उनको शिफ्ट करने में, कि वो फार्मिंग छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग में आए धीरे धीरे, क्योंकि फार्मिंग छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग में आने में क्या होगा कि उनका जो ट्रेडिशन है वो तो टूटेगा, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि इन द लॉन्ग रन दे विल हैव बेनिफिट्स, दे विल हैव वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, अदरवाइज आप जहाँ हैं वहीं पड़े रह जाएंगे। तो दोस्तों बस ये था हमारा आज का एडिटोरियल। मतलब इकोनॉमी पर बेस्ड था, ट्रेड पर बेस्ड था, इसलिए थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगा, और कोई बात नहीं। अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।